और एक घास का मैदान है ना, और वहां पर तालाब भी एक है जिसमें कुछ मेढक भी हैं। अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ये किस पारिस्थितिकी में आएगा? अरे कुछ तो बताइए, गलत सलत कुछ तो बोलो, जो दिमाग में चल रहा है वो तो बताओ। हाँ, समुदाय। समुदाय सही है, समुदाय। अच्छा, नहीं सही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या हुआ बे, क्या देख रहे हो? हाँ, एक शेर का, एक शेर का, ठीक है, एक शेर का एक हिरन के साथ संबंध का अध्ययन कर रहे हो। एक शेर का एक हिरन के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन कर रहे हो, किसमें करोगे? किसमें करोगे? समुदाय में करोगे। किसमें करोगे? समुदाय में करोगे, ठीक है, समुदाय में करोगे। अच्छा, ये बताओ कि अगर आप अध्ययन कर रहे हैं एक, हिमालय, हिमालय है, हिमालय, ठीक है, हिमालय में, हिमालय में घास का मैदान है, हिमालय में घास का मैदान है, उस घास के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं, बताइए। हिमालय में घास के मैदान है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? हाँ, क्या बोला आपने? समुदाय होगा। हिमालय में घास के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं, हिमालय में घास के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, जीवोम, जीवोम सही है। हिमालय में घास के मैदान का अध्ययन, जीवोम होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र होगा? अच्छा, कौन कौन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र? कितने लोग कह रहे हैं पारिस्थिति, उठा के ये नीचे क्यों कर रही है, हमने जैसे देखा। पारिस्थितिकी तंत्र क्यों होगा? पारिस्थितिकी तंत्र भौगोलिक क्षेत्र और घास का मैदान है। हम्म, और क्या उसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है? तुमने कहा था पारिस्थितिकी तंत्र है, क्यों है पारिस्थितिकी तंत्र? हाँ, घास के मैदान हम समझ गए, लेकिन क्या है घास के मैदान की, उसकी क्या विशेषता है? कुछ कार्यात्मक भूमिका होगी ना उसकी। हाँ, कुछ बताना चाह रहा है क्या उधर से कोई? क्या अक्षांश? गीतांजलि क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवोम? पारिस्थितिकी तंत्र होगा। और कौन कौन कह रहा है जीवोम? बायोम कौन कौन बोल रहा है? क्यों है बायोम? हम्म, जलवायु। अब सुनो, बहुत बहुत एकदम कायदे से सुन लो। जो घास का मैदान है हिमालय पे, ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र भी है और बायोम भी है। ये क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र भी है और बायोम भी है। ये विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनके लिए चारण का काम करता है, ठीक है, विशिष्ट कार्य करता है, चारण का काम करता है। और ये भिन्न है कि नहीं है अपने आसपास के जो हिमालय के वन होंगे उससे? एकदम भिन्न है कि नहीं है? एकदम भिन्न है। तो ये क्या है? ये पहली चीज पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरी चीज, अब ये पारिस्थितिकी तंत्र तुम्हें जो दिख रहा है, ये तुम्हें जो घास के मैदान दिख रहे हैं, ये आपको वहीं मिलते हैं। ध्यान सुनिएगा सब लोग, जो नए बच्चे हैं, ये वहीं घास के मैदान आपको मिलेंगे जहां बारिश कम होती है।
अगर बारिश जहां ज्यादा हो जाएगी तो वहां वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ बेटा, वहां पे अगर कहीं बारिश ज्यादा हो जाएगी तो वहां पेड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां पर ज्यादा हो जाएगी बारिश वहां पेड़ मिलेगा, और जहां पर बारिश बहुत ज्यादा कम होगी वहां पर मरुस्थल मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा। यही तो होता है ना, जहां बारिश बहुत कम होती है वहां डेजर्ट होता है, जहां बारिश बहुत कम होती है वहां क्या होता है? मरुस्थल डेजर्ट होता है, और जहां बारिश ज्यादा हो जाती है वहां पर क्या होता है? पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वन मिलेगा। होगा कि नहीं? मतलब कि जहां पे कम बारिश हो, इतनी कम बारिश कि मरुस्थल ना हो, लेकिन वहां पे क्या हो? घास को सपोर्ट मिल पाए। तो ये क्या है? ये एक जलवायु है ना? ये एक जलवायु है, एक इस प्रकार की जलवायु इसको निर्धारित कर रही है। तो ये एक जलवायु क्षेत्र भी है। ये क्या है? ये एक जलवायु क्षेत्र भी है। तो ये बायोम भी है और ये आपका पारिस्थितिकी, ऐसे ही मरुस्थल भी है। मरुस्थल एक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र भी है और बायोम भी है। समझ में आई जो बात मैं बताना चाह रहा हूं? ऐसे ही सदाबहार वन भी हैं। ऐसे ही सदाबहार वन, सदाबहार वन क्या होते हैं बेटा? अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या वन होते हैं, क्या बायोम होते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वन कैसे वन होते हैं? हाँ, बायोम होते। अरे सदाबहार वन होते क्या हैं? किनको हम बोलते हैं, किन वन को हम बोलते हैं सदाबहार वन? हाँ, तुमने बोला क्या? क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि उष्णकटिबंधीय हो। सदाबहार वर्षा वन होते हैं, है ना? सदाबहार ठंडे जैसे क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे कि टैगा। टैगा क्या है? टैगा में वर्षा भी कम होती है और वो सदाबहार लेकिन तब भी रहते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं, साइबेरिया वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है उष्णकटिबंधीय हो, लेकिन वर्षा वन होंगे, वहां पे वर्षा की मात्रा या प्रेसिपिटेशन की मात्रा ठीक ठाक होगी। सदाबहार, तो वो भी क्या है? वो भी तुम्हारे एक बायोम भी है और पारिस्थितिकी तंत्र भी है। एक जंगली कुत्ता, वाइल्ड डॉग, ठीक है ना? वाइल्ड डॉग अफ्रीका के घास के मैदानों में घूम रहा है। तुम उसका अध्ययन करने के लिए तुम्हें दिया जा रहा है, तुम क्या करोगे? तुम कहां पढ़ाई करोगे उसकी? किस क्षेत्र में जाके पढ़ाई करोगे? मतलब वो किस क्षेत्र में आएगी पढ़ाई? एक जंगली कुत्ता घास के मैदान में जो है घूम रहा है, बायोम में आएगा। हम्म, एक जंगली जंगली कुत्ता, एक जंगली कुत्ता घास के मैदान में घूम रहा है, उसका अध्ययन तुम्हें करना है। हाँ भाई, बिट्टू बताओ क्या? हाँ, व्यष्टि में आएगा। बस फंस गए बेटा जाल में, हैं? व्यष्टि में आएगा। घास क्या होता है? पादप। घास क्या है? पादप। और जंगली कुत्ता क्या है? तो दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? तो किस में आएगा? समुदाय में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम फंस इस चक्कर में गए। अगर हम तुमसे बोलते क्या, अगर हमने तुमसे बोला कि एक जंगली कुत्ता, ठीक है, नदी में तैर रहा है, इसका अध्ययन तुम कहां करोगे? तब तुम बोलोगे क्या? व्यष्टि में। क्योंकि उसका उसका किसके साथ संबंध हो रहा है? नदी। नदी क्या है? उसका पर्यावरण है ना? और तुम किसका अंदर अध्ययन कर रहे हो? केवल उस कुत्ते का अध्ययन कर रहे हो। केवल इंडिविजुअल का अगर अध्ययन कर रहे हो उसके भौतिक पर्यावरण के साथ, तो वो क्या है? व्यष्टि पारिस्थितिकी। अगर आप दो कुत्तों का कर रहे हैं अध्ययन, दो कुत्ते वहां पर जो है जंगल में, नदियों में, नदी में, जंगल नहीं, नदी में तैर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? हाँ, समष्टि, ठीक है। और अगर वहां पर दो कुत्ते तैर रहे हैं नदी में और वहीं पर मगरमच्छ भी तैर रहा है, और समुदाय, समुदाय है ना? और पूरी नदी के बारे में, पूरी नदी के बारे में अगर तुम पढ़ रहे हो, जिसमें मछली भी है ना, जिसमें मगरमच्छ भी हो सकता है, जिसमें कछुआ भी हो सकता हो, राइट? तो तुम किस चीज का अध्ययन कर रहे हो? पारिस्थितिकी। किसका अध्ययन कर रहे हो? क्योंकि यहां जलवायु का कोई संबंध, यहां केवल एक उसकी विशिष्ट भूमिका है,
नदी, नदी कोई जलवायु से मतलब तो नहीं ना है, नदी बिहार में भी है, नदी हिमालय में भी है, नदी तो नदी है, जलवायु से है क्या संबंध? नहीं है संबंध उसका। ठीक है, तो वो नदी जो है, नदी किसके अंतर्गत आ जाएगी? पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम अध्ययन कर रहे हो, अच्छा तुम लोग को अभी टैगा आएगा पढ़ा है नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो यही, खैर ये मैं आपको इंट्रोडक्शन, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाह रहा था। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये अभी डिटेल में हम लोग करेंगे, इसको ये ना सोचो, ये तुम्हें बस एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बता रहा हूं। आज पहला लेक्चर है, इसके आगे हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, एक एक ये सारी चीजें बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर इसको नहीं समझे, अगर इसको नहीं समझे तो फंस जाओगे, ठीक है ना। अगर नहीं समझे फंस जाओगे, तो इसको समझ लो, नहीं समझ में आ तो फिर समझो, और नहीं अगर आ रहा है तो फिर पूछो। घूम रहा था घास के मैदान के साथ, उसका एक चीज हम लोग यहां पर बात करेंगे, जैविक अंतरक्रिया की। बायोटिक इंटरैक्शन की। बायोटिक इंटरैक्शन की। हेडिंग डाली सब लोग, बायोटिक इंटरैक्शन। ठीक है, अब यहां पे एक जीवों के बीच में, आपस में, जीवों के आपस में बीच में क्या एक इंटरेक्शन होता है, क्या अंतरक्रिया होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत सिंपल एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा, और ये आपको जीवन भर याद रहेगा अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो यहां पे लिखोगे प्लस पॉजिटिव, यहां पे लिखोगे पॉजिटिव, यहां पे लिखोगे जीरो, यहां लिखोगे जीरो, यहां पे लिखोगे नकारात्मक नेगेटिव, यहां लिखोगे नेगेटिव। बनाओ सब लोग, बनाओ सब, ये पॉजिटिव, ये जो बनाया हमने ऐसे बनाओ। हाँ हाँ, बड़ा ऐसे बढ़ाओ, अरे ऐसे ही बड़ा बनाना है, और कुछ नहीं है इसमें। अरे ये यहां पर लो यार, बस, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहां पर जीरो जीरो, ये यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये जो है अन्योन्य श्रेयवाद है, ये सस्ता है, ये प्रतियोगिता है, ठीक है। इसको इसको जो है, इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं हम लोग, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? म्यूचुअलिज्म, तटस्थता और प्रतियोगिता, तो इसको बोलते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसे पारस्परिकता भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलिज्म,
इसको बोलते हैं कंपटीशन, इसको बोलते हैं कंपटीशन। अब यहां पे बात समझिए, यहां अगर आप देखेंगे तो ये दो जीवों के बीच में आपका क्या है, एक रिलेशनशिप दर्शाता है, एक आपका संबंध दर्शाता है। तो जब यहां पर संबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को फायदा हो, जिसमें दोनों जीवों को क्या हो, लाभ हो। ठीक है, यहां पर ये लाभ का संकेत है, ये ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ हो, ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ हो, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों जीवों को यहां फायदा होगा, इनके बीच में ऐसा संबंध होगा कि दोनों को क्या होगा, फायदा होगा। इसका कोई उदाहरण, अमरबेल, किसने बोला अमरबेल? अमरबेल, अमरबेल से बेटा फायदा हो रहा है किसको, पेड़ को कि अमरबेल को? कोरल और जूजेंथली। ठीक है, कोरल और कोई? देखो ऐसा, पेड़ और, पेड़ों को मनुष्य से क्या फायदा, मनुष्य नहीं थे तब भी पेड़ था। हम्म, पालतू जानवर और मनुष्य, बहुत सॉलिड संबंध तो नहीं बन रहा है। ठीक है, कह सकते हो कि उन दोनों को एक दूसरे को कर रहे हैं सहायता, लेकिन बहुत बढ़िया कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, मिट्टी, अच्छा मिट्टी जो है जीव है। हाँ, मिट्टी और पौधा, वाह। हाँ, हम्म, मधुमक्खी और, मधुमक्खी और, हाँ वो भी होता है, यस। अरे सुनो, ऐसा है कि यहाँ पे इसमें वो वाले संबंध आते हैं, इसमें वो वाले संबंध आते हैं जिसमें आपके दोनों को फायदा होता है, दोनों को। ऐसा रिलेशनशिप है, ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, म्यूचुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब ये होता है क्या, आपका आपस की अंडरस्टैंडिंग जिसमें होती है कि भैया तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हारी सहायता करें, म्यूचुअल। है ना, एक आजकल वर्ड चला हुआ बड़ा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं मिली तो, समझ रहे हो? तो म्यूचुअल वाला चीज जो है अब म्यूचुअल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक एक प्रवाल, प्रवाल और एवं जूजेंथली के बीच का संबंध सबसे बढ़िया होता है, प्रवाल एवं जूजेंथली। इसका उदाहरण है, जूजेंथली एक जीव है और प्रवाल भी एक जीव है। अब इसका संबंध समझो क्या होता है कि जो प्रवाल है, प्रवाल, ठीक है, ये मैं जब आपको प्रवाल करवाऊंगा तो पूरा लिखवाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि प्रवाल को जूजेंथली भोजन प्रोवाइड करता है, और प्रवाल जो है वो जूजेंथली को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, जगह देता है, आवाज देता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा प्रवाल जो है, प्रवाल जगह देता है जूजेंथली को, और इसके बदले जूजेंथली इसको भोजन, है ना, और रंग इसको प्रोवाइड करता है। भोजन और रंग इसको क्या करता है, देता है। जो कोरल में रंग आते हैं, ये जो देख रहे हो, ये खूबसूरत कोरल, जो नए बच्चे हैं देख लें एक बार, पुराने तो देख देख के बोर हो गए। तुम बेटा ना देखना, तुम ना देखना, तुमने बोला था ना तुम्हें प्रवाल विरंजन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसने बोला था कि सफेद रंग सबसे अच्छा है? तुम ही थे ना। ये देखिए, ये जो है, ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके प्रवाल हैं। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप कलरफुल, ये कोरल रीफ कहलाते हैं। ये जो है सारे कोरल रीफ हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कोरल रीफ हैं, जो खूबसूरत आप देख रहे हैं सब पानी के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे, इसको हम प्रवाल बोलते हैं। अब इन्हीं प्रवाल में, इन्हीं जो प्रवाल होते हैं, इनके उत्तक में, टिश्यू में, टिश्यूज जो होते हैं उनमें
जूजेंथली छुप जाते हैं, जूजेंथली छुप जाते हैं, और जूजेंथली जो है उनको खाना मुहैया कराते हैं, खाना देते हैं। तो इनके बीच में क्या है, पारस्परिक एक संबंध है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे म्यूचुअलिज्म, तो दोनों को फायदा हो रहा है। प्रवाल को क्या फायदा हो रहा है, प्रवाल को रंग मिल रहा है, भोजन, ठीक है। और जूजेंथली क्या फायदा हो रहा है, जूजेंथली को सुरक्षा मिल रही है, एक जगह मिल रही है छुपने की। क्लियर है बात यहां तक? ऐसे संबंध को हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअलिज्म। अब यहां पर ये जो संबंध है, ये है ना, ये न्यूट्रल है, मतलब किसी को कोई फायदा नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं। इसका कोई उदाहरण, किसी को कोई फायदा नहीं, कोई उदाहरण, ऐसा रिलेशन। हाँ 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 हाँ, तो क्या हुआ घेंगा में? नहीं, किससे किससे, किसका उससे संबंध? घेंगा का संबंध तो बताओ किसी से। बस तुम घेंगा की बात कर रहे हो, ऐसे तो हम भी, हमारा किसी संबंध नहीं, तो हम क्या मतलब वो हो गए न्यूट्रल? अरे मतलब समझाने के लिए कह रहे हैं, दिल में ना ले लो तुम। समझाने के लिए बोल रहे हैं भैया। बताओ कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा जिसमें किसी को फायदा ना हो और किसी को नुकसान ना हो, ऐसा कोई रिलेशन, कोई रिलेशन, ऐसा कोई संबंध किसी के बीच में, किन जीवों के बीच में, जिसमें किसी को फायदा ना हो। गाय और क्या, गाय और बकरी, तो उनके बीच में संबंधी कहां होता है कोई? किसके, गाय और बकरी के बीच में तुम बोलियो क्या, गाय और बकरी के बीच में क्या है? प्रतियोगिता है भैया, कौन ज्यादा घास खा जाएगा, कौन ज्यादा खाएगा चारा, प्रतियोगिता है। हाँ, पानी और, पानी और काई, पानी जीव है। हाँ, क्या चीज? रेगिस्तान में कैक्टस, कैक्टस का संबंध तो तुम बताओ किसी चीज से। अबे रेगिस्तान जीव कहाँ है मेरे भाई, पगला गए हो क्या, इतनी देर से बता रहे हैं जीव, जीव। अच्छा ये बताओ, शेर और घास, टाइगर, बाघ और घास, नहीं, क्यों, कौन बोला नहीं? नहीं किसने बोला? हाँ हाँ, टाइगर और घास, टाइगर घास, हाँ, टाइगर, टाइगर और घास डायरेक्ट संबंध है, क्या संबंध है? हाँ, संबंध नहीं है, नहीं। अरे तो शेर और, मैं तो शेर और उसका वो बोल रहा हूं ना, घास का संबंध तो कैसा है, न्यूट्रल में आएगा? कौन कौन कह रहा है नहीं आएगा, कौन कौन कह रहा है आएगा? और कोई तो स्किप वाले हो गया सब। कॉलोनी क्या लग रहा है? हाँ बताओ तुम, क्या लग रहा है, शेर या मतलब बाघ, टाइगर और घास, ग्रास, इनके बीच में कैसा संबंध है? न्यूट्रल, किसी को फायदा नहीं, किसी को नुकसान नहीं, ऐसा है? ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है? नहीं, क्यों? घास अलग होता है मतलब? हाँ तभी तो बोल रहे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। अरे दो जीव है ना, अब जैसे तुम बाघ के सामने चली जाओ, तो तुम्हारा बाघ से कोई संबंध है? लेकिन बाघ तुम्हें खा जाएगा। अरे जीवों की बात हो रही है ना, जीवों की बात हो रही है। आ रहा है, यहां फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि घास में ही छिपता है टाइगर, और उसको छिपने की जगह घास देता है, और छिप के अटैक करता है। तो घास जो है प्रोटेक्शन दे रहा है, तो घास को कोई फायदा नहीं है, लेकिन टाइगर को फायदा हो रहा है, उसे छिपने की जगह मिल रही है। अब समझ लो, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कोई है ही नहीं, ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। तुम्हारे दोस्ती तुम्हारे किसी से है, उसके पीछे भी क्या है, कुछ ना कुछ लाभ है तुम्हारा, तभी तुम दोस्त हो। दुनिया में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें
आपको दोनों में किसी को फायदा ना हो। मां बेटे के रिलेशन भी बेटे को फायदा है कि नहीं है भाई? माँ बेटे के, माँ तो, माँ की ममता तो क्या है, माँ को कोई फायदा नहीं अपने बेटे से, है ना? मतलब वैसे तुम कह सकते हो कि लगाव है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? बेटे को हो रहा है। उस रिलेशन में भी नहीं है, बेटे को फायदा हो रहा है, राइट? तो उसमें भी आपका न्यूट्रल नहीं है और कोई संबंध। तुम जो सोच रहे हो वाला ना बताना, वो क्लास में नहीं बताया जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोई प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें कोई ऐसा आपका संबंध हो, ठीक है ना? तो ये वाला है ही नहीं कहानी। प्रतियोगिता वाला, तुम्हारा इससे क्या संबंध है? तुम्हारा इससे क्या संबंध है? मौका देने, साफ सफाई कर लो, बता दो क्या है। हाँ, अरे दुनिया में, अरे कोई, हाँ, भैया लगते हैं तुम्हारे, भैया लगते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तुम्हारा इससे क्या संबंध है? दोस्ती का संबंध है, दोस्ती का संबंध है। कोई ऐसा है जो एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहा है यहां पे? तुमने हाथ रेस करा, किससे कॉम्पीट कर रहे हो तुम अपना किसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हो क्लास में? अरे तुमने कहा सबसे कॉम्पीट कर रहे हो, फिर तुम कह रहे हो खुद से। हमसे 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 कॉम्पीट कर रहे हो? अभी तुम्हारा हम, अब तुम्हें हम अपना रिलेशन तुम्हारे साथ बताएंगे। अभी रुको, आने दो, अभी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी तुम्हें पूरा डिटेल में समझाएंगे रिलेशन को। हाँ भाई, यहां पे कोई, यहां पे आप लोग के बीच में कैसा संबंध है? हाँ, कैसा संबंध है? कंपटीशन का संबंध नहीं होना चाहिए, अगर है तो आपके बीच में ये संबंध होना चाहिए, म्यूचुअलिज्म का, एक दूसरे को हेल्प करने का, एक दूसरे की मदद करने का, ताकि दोनों जो है, दो तीन सब ग्रो कर जाओ। तो ये कंपटीशन वाला जो है, ये तुम्हारा कंपटीशन यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हारा किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से कंपटीशन होना चाहिए, दिल्ली में बैठे लोगों से कंपटीशन होना चाहिए, है ना? ये जो क्लासरूम है, ये एक इकोसिस्टम है, यहां पे जितना म्यूचुअलिज्म रखोगे उतना स्ट्रांग होगे। अगर यहां कंपटीशन रखोगे तो पीछे हो जाओगे। यहां आपस में कंपटीशन ना करना, यहां पे तुम्हारी जो है म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो तुम समझा दो, उससे फायदा तुम्हें भी है। क्या? तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसका फायदा क्या है? उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। सिमिलरली उसको भी ऐसा ही फायदा हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा क्लासरूम में कंपटीशन ना करना। ये तुम्हारा कोई एमबीए का क्लासरूम नहीं है कि यहां पे कोई कंपनी आएगी और प्लेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है, है ना? कि 4 ही लोग को लेके जाएगी और तुम एमबीए में कंपटीशन कर रहे हो। एमबीए के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन यहां आपका क्लासरूम है, यहां पे आपको म्यूचुअलिज्म रखना है। वहां पर भी अगर लोग म्यूचुअलिज्म रखे, सबका प्लेसमेंट हो जाए, है ना? तो इसलिए याद रखिएगा, आप लोग के बीच में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके बीच में है? कंपटीशन है, अरे आप बाहर आ जाओ कोचिंग से, शेर एवं चीता में, शेर एवं बाघ में कंपटीशन है कि नहीं है? अभी तुमने, किसने बोला था? बकरी और गाय, उनके बीच में कंपटीशन है। दोनों को तुम छोड़ दो, हिरन को छोड़ दो, खरगोश को छोड़ दो, सब घास खाएंगे। सबके बीच में है कि नहीं? हिरन घास नहीं खाता है, फिर क्या खाता है हिरन? हिरन, हिरन जो है, हिरन जिसको हम लोग डियर बोलते हैं, जिसकी अलग अलग प्रजाति होती हैं, और वो क्या खाते हैं? घास, फूस, है ना? सब खाते हैं। कंपटीशन, और कोई एग्जाम्पल कंपटीशन का? और कोई कंपटीशन का एग्जाम्पल? शार्क में, पिराना मछली में, पिराना मछली देखे हो? पिराना मछली क्या होती है? पिराना मछली छोटी छोटी सी होती है, पिराना मछली झुंड में चलती हैं, झुंड में। और क्या करती है? शिकार बहुत तगड़ा करती है। उनके दांत जो होते हैं बहुत बहुत तीखे होते हैं, मतलब बहुत बहुत शार्प होते हैं, शार्प, और तुरंत काट लेगी। अगर वो मछली के सामने तुम आ गए तो विद इन सेकेंड्स तुम्हें खत्म कर देगी, विद इन सेकेंड्स। इतनी तेजी से झुंड से आएगी, इतनी तेज अटैक करेगी, काट पीट के निकल जाएगी।
पता चला 10 सेकेंड्स में जो है खत्म तुम, सफाचट, है ना। शार्क भी वैसे ही है, एक ही मारेगी, एक ही में खत्म। तो भोजन के लिए लड़ाई, भोजन की लड़ाई है कि नहीं है? भोजन की लड़ाई है। तो क्या है? कंपटीशन, प्रतियोगिता का उदाहरण है कि नहीं है? तो प्रतियोगिता में क्या हो रहा है बताओ मुझे? प्रतियोगिता में दोनों को नुकसान हो रहा है। प्रतियोगिता में क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है, यह सबसे बड़ी बात है। प्रतियोगिता में किसी को फायदा नहीं होता है, दोनों को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो हमें मिलने वाला था खाना, है ना, वो किसी और ने खा लिया, और जो उसको मिलने वाला था वो हमने खा लिया, दोनों को नुकसान हो गया। अब इसको दूसरी तरीके से ना कहना, सर किसी को कुछ कुछ तो मिल गया, ऐसा नहीं है, है ना। हाँ, वो मिल बांटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बेटा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कंपटीशन है, आपका भोजन कम हो रहा है, आपका भोजन कम हो रहा है। आपको जितना 100 ग्राम मिलना था, 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम मिल रहा है, 50 ग्राम किसी और ने खा लिया, और उसको जो 100 ग्राम मिलना था उसकी जगह उसे 50 ग्राम मिल रहा है। और कोई बताओ, कोई उदाहरण प्रतियोगिता का? बाज, बाज और चील, बाज और चील हो गया। और कोई उदाहरण? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बताओ यार। हाँ, खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुआ मैंने बताया था तुम्हें, मैंने कहा नहीं बताई तुम लोग? खरगोश बताया ना। खरगोश बेटा अब जीत रहा है। खरगोश जो है अब समझदार हो चुका है, उसको मालूम है कि वो तेज दौड़ता है कछुए से, और अगर वो कंटिन्यूअसली दौड़ता रहा, आलस नहीं करा, तो वही सेलेक्ट होगा, वही फर्स्ट आएगा। तो कछुए को अब समझ आ चुकी है। ये 1960 में था, कछुआ इतना एडवांस नहीं था। आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको बता दिया है ना, कि ये सारी चीजें नहीं है। भाई आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 8 से 7 साल 70 साल पहले कोई इमेजिन कर पा रहा होगा कि मोबाइल फोन है और एक अमेरिका में बैठा हुआ और बैठे हुए और आपस में आप देख रहे हो, पूरा सब दिखा रहा है वो आपको कि भैया देखो ये हमारा घर है ना, यहां टहलने जा रहे हैं? कोई इमेजिन कर सकता था? और 60-70 साल पहले अगर कोई ऐसी बात करता था तो लोग हंसते थे। आज से 60-70 साल बाद आप देखेंगे कि ड्राइवरलेस कार्स होंगी। बस आप बैठ जाइए कार में, कार आपको खुद ही छोड़ेगी, कमांड दे दो, एआई जनरेटेड कार्स होंगी। होगा कि नहीं? आज नहीं कल्पना कर पा रहे हैं, होगा। भाई पहले पहले तो कार की कल्पना नहीं होती थी। 1930-40 में कोई बोलता था कि भारत में हर आदमी के पास कार होगी तो पहले लोग हंसते होंगे। अब आज कार एक कॉमन चीज हो गई है, सबके पास, जिसकी नौकरी लगती है वो कार ले लेता है तुरंत। एक बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज होगी कार होना। एक पहले कार होना बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, अब उतनी उतनी बड़ी बात नहीं रह गई है। कार, आपने टाटा नैनो का नाम सुना है? टाटा नैनो, लाख रुपए में उन्होंने कार निकाली थी, उनका आइडिया फेल हो गया। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, तो अच्छी बात है, सस्ती गाड़ी है तो। सस्ते मोबाइल आए, लोगों ने लावा, कार्बन, इतना चला सब। हाँ, क्योंकि कार जो है आज से कुछ साल, अभी भी, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक जो स्टेटस को होता है, स्टेटस को मतलब होता है आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में, उसको कार दर्शाता है। आधे ज्यादा लोग तो कार इसलिए रखते हैं, क्योंकि उनकी वो जरूरत नहीं है, लेकिन उनको स्टेटस दिखाना है। कार की जरूरत क्या है? कार की जरूरत है कि भाई ढका हुआ कुछ आइटम हो, बैठे उसमें, एसी वेसी चले, अपना स्थान में पहुंच जाए, है ना। लेकिन एक वर्ड होता है शो ऑफ, जमाने में स्टैंडर्ड दिखाना। तो आप नैनो लेके चल रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं आप पे, कह रहे हैं वो देखो तो मिश्रा जी ने नैनो ली है, कह 1 लाख रुपए की गाड़ी है, 600 सीसी इंजन है, इतना तो ऑटो में भी लगता है, ऑटो लेके टहल रहे हैं। तो जो प्रोजेक्शन करा टाटा नैनो ने, वो प्रोजेक्शन ही गलत कर दिया। टाटा नैनो ने प्रोजेक्शन ही गलत कर दिया। उसने अगर ये लाख लाख रुपए करके ना करा होता, और स्मॉल फैमिली कार, अफोर्डेबल कार ऐसे करके करा होता तो सही रहता। तो वहां मामला गड़बड़ हो गया उनका, वहां मामला गड़बड़ हो गया। आप देखिए आजकल की जनरेशन, है ना,
आजकल आप ही लोग में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हो सकता है एप्पल होगा, है ना, जिनके पास जो है महंगा S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, वीवो फोल्ड 3, बहुतों के पास होगा। वो भी तुम्हारी उसके हिसाब से ज्यादा ही है, डिजर्व तुम वो भी नहीं करते हो। क्या है जमान आप लोग में थोड़ा क्या है कि आप लोग क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग की अभी भी वैल्यू सिस्टम, वो वैल्यू सिस्टम अभी भी सही है। अभी आप लोग अभी तक जो है सही है, अभी तक आप लोग को जो है वो थोड़ी हवा नहीं लगी है। जब वो आईएएस बन जाओगे और उसके बाद जब हाथ में कटलरी आ जाता है ना वो, और खाना स्टार्ट कर दोगे सूट पहन के, तब 1 साल बाद बात करेंगे, देखना सब बदल जाओगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, तुम लोग साथ भी यही होगा, तुम तो सबसे पहले होगे, ठीक है। अब यहां पे एक संबंध, अच्छा बताओ ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा संबंध हो सकता है क्या कि यहां पे एक को फायदा हो और दूसरे को कोई फायदा ना हो, ना ही नुकसान हो, ऐसा कोई फायदा, ऐसा कोई संबंध हो सकता है? पेड़ और अमरबेल, अमरबेल किस पे पैदा उगती है? वो कैसे पैदा हो जाती है, कैसे इतना ऊंचा होती रहती है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक को फायदा लाभ हो रहा है, एक को कोई लाभ नहीं, ना ही कोई नुकसान। क्या? हाँ ठीक है, अब तुम उसी और बताओ। हाँ, क्या? ट्री और बर्ड्स, हाँ क्या होता है ट्री बर्ड में? हम्म। हम्म। अच्छा, पेड़ को कोई फायदा नहीं हो रहा, पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा उससे, ठीक है, और कोई? हम्म। कौन कौन कीटाणु? क्या, अरे भैया हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बताओ तो क्या बोल रहे हो पहले फिर से। हाँ, वेस्ट को कोई खा रहा है, वेस्ट को, जिंदा जीव को खा रहा है। हाँ, जीव मतलब जीवन जिसमें है, लाइफ है, उसको जीव मान रहे हैं, मरे हुए को नहीं। अच्छा सुनो, एक आपको बड़ी बढ़िया फिश दिखाते हैं, एक एक आपको बड़ी बढ़िया फिश दिखाते हैं, ठीक है। एक फिश है, इसका नाम है रेमोरा, एक फिश है, इसका नाम है रेमोरा, ठीक है। अब ये जो रेमोरा फिश है, रेमोरा फिश, ठीक है, ये रेमोरा फिश जो है, रेमोरा फिश, ये शार्क देख रहे हैं आप लोग, शार्क दिख रही है आप लोग को, ये शार्क है, शार्क है ना, ये शार्क में चिपक जाती है, ये रेमोरा फिश जो है शार्क के ऊपर बदन से चिपक जाती है, बॉडी से। अब बताओ इसको क्या फायदा होता है? रेमोरा को ये फायदा होता है, रेमोरा को ये फायदा होता है कि अब शार्क तो बेचारे मालूम ही नहीं कि मेरे बदन पे कोई बैठा, शार्क इतनी बड़ी, उसको हवा ही नहीं लग रही कि कोई फिश है, और इसको सबसे बड़ी चीज फ्री में सैर मिल रही है, एक तो आलसी टाइप की है, अपना आराम बैठी हुई है, और जहां जहां शार्क टहल रही है ये भी मजे में कर रही है, बैठी हुई आराम से, है ना। एक तो उसको फ्री की सैर मिल रही है, दूसरी चीज शार्क भैया भूखे पेट तो रहेगी नहीं और भोजन करेगी, तो शार्क जब भोजन करती है तो शार्क के भोजन से जो बच जाता है पार्ट, है ना, और जो उसके मुंह से निकलता रहता है, राइट, वो ये इसको खाना मिल जाता है, तो फ्री का खाना मिलता है, फ्री की सैर, यही तो जीवन में चाहिए, और क्या, ये क्या खाना मिलता रहे, घूमते रहो, है ना, इससे बढ़िया कोई लाइफ ही नहीं है। तो रेमोरा फिश जो है इसकी बहुत बढ़िया लाइफ, और रेमोरा फिश जो है, ये फिश रेमोरा, इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, और वो कछुओं के साथ चिपक जाती है, वो कछुओं के साथ, जो टर्टल होते हैं, टर्टल के ऊपर चिपक जाती है, और उसके ऊपर अब टर्टल की इतनी मोटी शीट उसको पता ही नहीं चलता है, और वही सेम इसके साथ भी होता है, टर्टल के साथ अपना टहलती रहती है, वो तैरता रहता है, ये अपना आराम से रहती है, तो बड़ी आलसी किस्म की होती है, ठीक है। ये संबंध है शार्क और रेमोरा के बीच में, शार्क और रेमोरा के बीच में ये जो संबंध है, ठीक है, इस संबंध को हम बोलते हैं सहभोजिता, ऐसे संबंध को हम क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं, कमेंसिलिज्म, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को कोई भी फायदा नहीं, जीरो, न्यूट्रल है, ना ही फायदा ना ही नुकसान, ठीक। इसका उदाहरण क्या लिख सकते हो? इसका उदाहरण लिख सकते हो शार्क और रेमोरा,
शार्क एवं रेमोरा मछली, रेमोरा मछली। और ये कमेंसिलिज्म एमेंसिलिज्म में बहुत लोग गड़बड़ हो जाता है, इसमें बहुत लोग जो है इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसमें गलत कर देते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एक को कोई फायदा नहीं और दूसरे को नुकसान? एक कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान कोई फायदा नहीं, एक को नुकसान, ऐसे को हम बोलते हैं असहभोजिता, इसको हम बोलते हैं एमेंसिलिज्म। इसका कोई एग्जाम्पल जिसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, क्या? जीव की बात करो और लिख ना देना, ये सब तुम्हें समझाने के लिए है। वहां लिख दिया तुमने म्यूचुअलिज्म में पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है दोनों की। और कभी भी लिखना भी मत, पहली चीज तो ये कि वो लिखना ही नहीं चाहिए पति पत्नी वाली बात, है ना। और दूसरी चीज कॉन्सेप्चुअली भी तुम गलत हो जाओगे। पति पत्नी में जो है कभी भी म्यूचुअलिज्म वाला रिलेशनशिप नहीं होता है ना। वहां पे हमेशा एमेंसिलिज्म वाला होता है, पति को नुकसान, पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पति को हमेशा नुकसान होता है। तो वहां कॉन्सेप्चुअली तुम गलत हो जाओगे, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, तो सीख लो, तुम ना करना, हमारा एक्सपीरियंस है, सीख लो, ना करना। एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, आपको बताऊं मैं। एक ऊंचा पेड़ और दूसरा छोटा पेड़। ऊंचे पेड़ को तो रोशनी मिल रही है, छोटे पेड़ को रोशनी नहीं मिल रही है। तो एक ऊंचा पेड़ और छोटा पेड़, ऊंचा पेड़ एवं छोटा पेड़, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही जो है, ऐसे ही कई सारे आपके ब्रेड में फंगस लगते हैं और बैक्टीरिया लगते हैं। तो होता क्या उससे कि जो फंगस या बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होता, फंगस को नुकसान होता है। बैक्टीरिया बढ़ता, बैक्टीरिया को कोई फायदा नहीं हो रहा, बैक्टीरिया अपनी जगह पे है और फंगस को नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम और वो सब, ठीक है। उसमें हम नहीं जाने, हम आपको बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। छोटा पेड़ और ऊंचा पेड़, इसमें छोटे पेड़ को रोशनी नहीं मिलेगी, ऊंचे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छोटे पेड़ नुकसान में है, छोटे पेड़ को क्या है, छोटे पेड़ को रोशनी मिल नहीं रही है, ऊंचे पेड़ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपना तना हुआ है, उसने क्या मतलब, है ना, उसके नीचे क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है कोई कि जिसमें जिसमें एक को लाभ और दूसरे को नुकसान? हाँ, शेर और हिरन, शेर और हिरन, इसको बोलते हैं परभक्षण। इसको क्या बोलते हैं? परभक्षण। इसको हम लोग बोलते हैं परभक्षण, ठीक है ना। क्या जी बेटा? मेढक और हाँ सब, मेढक, सांप, ईगल, सांप, ईगल सांप, साक्षी, ईगल मतलब क्या होता है? या वल्चर और सांप, स्नेक, वल्चर क्या होता है? गिद्ध, गिद्ध और सांप, गिद्ध और सांप में किसको फायदा होगा? सांप को फायदा होगा या गिद्ध को फायदा होगा? गिद्ध क्या करेगा? पक्का? तो गिद्ध क्या करता है? सांप को पकड़ के उड़ लेता है, फिर खा लेता है आराम से, ठीक है, गिद्ध। तो यहां पर बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे। इनका, इसको हम क्या बोलते हैं? परभक्षण बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रीडेशन, प्रीडेशन, परभक्षण, इसको बोलते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक चीज बताओ यहीं पे, एक चीज और, अगर मैं यहां पर लिख दूं एक और रिलेशन, परिजीविता, ये फिट बैठेगा इस पे? पैरासाइटिज्म फिट बैठेगा कि हटा दें इसको? बताओ जल्दी, जल्दी, मेहनत हमें ज्यादा लगेगी नहीं, हटा देंगे तुरंत। पैरासाइटिज्म, पैरासाइट, परजीवी,
परजीवी कौन होते हैं? परजीवी दूसरे पे निर्भर होते हैं, समझ रहे हो बात? परजीवी तो पर खुद निर्भर अपने पे रहो, है ना, दूसरे पे निर्भर ना रहो। तो परजीवी जो होते हैं, परजीवी क्या? अच्छा एक चीज बताओ, परजीवी में और इसमें परभक्षण में क्या फर्क है? अच्छा, नुकसान हो आवश्यक नहीं है। अगर नुकसान हो आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो फिर ये यहां आ जाएगा कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सहभोजिता में आ जाएगा। परजीवी कौन होते हैं? परजीवी, परजीवी वो जीव जंतु हैं जो किसी पर अपने 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 पोषक तत्वों के लिए निर्भर रहते हैं और उसी जगह पर रहते हैं। उसका एक होस्ट होता है, उसी जगह वास करते हैं, मतलब बड़ा खतरनाक होते हैं, वहीं रहते हैं उसी के पास और उसी को चूसते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारी पीछे से काट रहे हैं। होते कि नहीं होते? वही सबसे खतरनाक होता है, वही सबसे खतरनाक होता है। तो बेटा स्पेशल नहीं हो, है ना, कि मेरी वाली वैसी नहीं हो, मेरा वाला वैसा नहीं। याद रखिएगा, यहां पे परजीवी वो होते हैं जो क्या है? अच्छा एक जो होता मच्छर, मच्छर खून चूस रहा है, परजीवी है कि नहीं है? परजीवी है, जल्दी बताओ। है 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 नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल सही, क्योंकि मच्छर जो है वहां रहता नहीं है। मच्छर जो है खून चूस के, और कई हम लोग जैसे लोग हुए वेट ही करे कि बेटा आओ तुम खून चूसने, है ना, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। गुड नाइट का मैट जला के, जब हम लोग, भाई देखो ऐसा है कि हम लोग टाइम पे गुड नाइट मैट आता था, अभी भी आता है, तब ये सब दुनिया भर की चीजें नहीं आती थी। तो गुड नाइट, मिडिल क्लास फैमिली के बड़े वैल्यूज होते हैं, है ना। हम लोग वो होते हैं जो टूथपेस्ट को भी रगड़ रगड़ के जब तक आखिरी बूंद ना निकल जाए तब तक यूज करते हैं। साबुन जब तक लगाते जाते नीचे ना गिर जाए तब तक हम लोग सोप यूज करते हैं। तो जो गुड नाइट के मैट होते थे, हमारे दादा कहते थे इसको वेस्ट क्यों करेंगे यार, तो गुड नाइट के मैट को जलाया जाता था, उसके लिए एक पूरा अलग से स्पेशल, है ना, दिया बना के रखा था, और फिर उसका जो धुआं निकलता था वो हमारी ड्यूटी थी। हम दौड़ दौड़ के जहां जहां मच्छर बैठे होते थे उनको सुंघाते थे। तो हम तो उस वाले, हम तो यहां तो परभक्षण वैसे ही हो जाएगा, वो तो बेचारे अब हमारा ही शिकार बन जाएंगे, कहां बेचारे खून चूसेंगे। ठीक है, तो पैरासाइटिज्म जो है, पैरासाइटिज्म में और परभक्षण में फर्क क्या है? इसमें अंदर स्वाहा, परभक्षण में क्या है? शेर ने शिकार करा हिरन का, तो ये तो है ना शोपीस में टांगेगा जाके, हम लोग बंदूक से शेर को मार रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, उसकी खाल वाल लगा रहे हैं, वहां वो उसको थोड़ी ना खाल लगाना है, वो तो सारा अंदर, राइट। तो परभक्षण में एक का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और जबकि पैरासाइटिज्म में आपको नुकसान तो हो रहा है लेकिन होस्ट बरकरार है, क्योंकि अगर होस्ट मर गया तो जो पैरासाइट है वो भी मर जाएगा, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा खून चूसता रहेगा, धीरे धीरे तुम्हारा पोषक तत्व क्या है? नोचता रहेगा। ठीक है, तो पैरासाइटिज्म और परभक्षण दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो परभक्षण में क्या आ जाएगा? परभक्षण में तुम्हारा हिरण हो गया, हिरण एवं शेर, है ना। ऐसे पैरासाइटिज्म में क्या होगा? पैरासाइटिज्म में जैसे अमरबेल, तुम्हारे अमरबेल क्या है? अमरबेल जो है तुम्हारे वो पेड़ों में चिपके हुए, पेड़ों के पोषक तत्व को ले रहे हैं, जड़ों से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसी पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पैरासाइट हो गए बहुत सारे। अच्छा एक चीज याद रखना, ऑर्किड, ऑर्किड किसी ने देखा है? ऑर्किड हमने दिखाया था ना, ऑर्किड तुम लोगों को। ऑर्किड मैंने कहा था परजीवी नहीं है, ऑर्किड जो है एपीफाइट है। याद है मैंने क्लास में बताया था कि ऑर्किड जो है परजीवी नहीं है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट का अपना होस्ट होता है। ठीक है, होस्ट मतलब जिनके ऊपर ये निर्भर रहते हैं। तो पैरासाइटिज्म वाला वो संबंध होता है जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को, तो ऐसे दो संबंध हो गए, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, क्या? पैरासाइटिज्म। और अब अगर इसको याद, हाँ, होस्ट का मतलब है जैसे तुम हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, और तुम कहो सर हमारा खाना पीना सब कुछ आप करिए और तुम हमें ही धीरे धीरे जो है चूसो, ठीक है,
समझ में आ रही बात तुम्हारे? तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए और तुम्हारे पर निर्भर हो। लेकिन ये तब होगा जब तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे, तब तक नहीं होगा। अभी तक देखो, समझ में आ गया होस्ट मतलब क्या होता है? अब यहां पे देखो हम लोगों ने क्या क्या, इसको सिंपल तरीके से अगर देखोगे तो सिंपल तरीके से हमने क्या समझा, प्लस प्लस दोनों को लाभ हो रहा है तो कैसा संबंध? ये डायग्राम ये हमेशा बना लेना, भूलोगे नहीं। दोनों को अगर फायदा हो रहा है तो म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना? जैसे जूज एंथली और तुम्हारा प्रवाल। फिर हमने कहा दोनों को तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। फिर हमने कहा दोनों को नुकसान, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जीवन में याद रखना कभी करनी ही नहीं है, प्रतियोगिता अपने आप ही से करना। प्रतियोगिता जीवन में अगर कर ली तो समझ लो दोनों को नुकसान होगा, जिससे कर रहे हो उसको भी और तुम्हें भी। तो प्रतियोगिता करनी ही नहीं तुम्हें, ठीक है। अब प्रतियोगिता का उदाहरण क्या था, शेर चीता, दोनों लड़ रहे हैं मर रहे हैं अपने ही खाने के लिए। जैसे लकड़बग्गा और शेर, लकड़बग्गा और शेर। वो देखिए एक मूवी थी लायन किंग, लायन किंग एक मूवी है, देखियो लायन किंग, नहीं देखियो? अच्छा, जितने लोग भी है ना मूवी वूवी देखने कभी मन करे तो मूवी वूवी देख लेना, है ना? कौन सी, जो हॉलीवुड की मूवी होती है, डब्ड मूवी भले ही हो, हिंदी में डब्ड होती है वही देख लो। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम समझ में, हिंदी में डब्ड आती है वो देख लो, है ना? बस मतलब गुजारिश है ना, वो सब ना देखना, वो पवित्र रिश्ता और, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हमारे घर की लाडो, है ना, ये सब देख के ये सब ना देखना। क्योंकि सबसे वाहियात चीज भारत में अगर कुछ बन रही है तो वही है, जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, है ना? जो जिसमें हीरो मरता है, 1000 फुट नीचे गिरता है, बच जाता है, मणि मिल जाती है, राइट? तो आप जो है इंग्लिश मूवी देखा करिए, इंग्लिश मूवी देखा करिए। क्यों बोल रहा हूं इंग्लिश मूवी देखा करिए? इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इंग्लिश मूवी देखिए नहीं मतलब बस देख रहे हैं, ठीक है? इंग्लिश मूवी देख के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे एक मूवी है इंटरस्टेलर, बड़ी अच्छी मूवी है, उसको समझने के लिए कम से कम हम 2 बार पिक्चर देखी हमने, तब जाके हमें समझ में आया कि वो क्या था, इंटरस्टेलर। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। तो क्या होता है कि वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे लूसी एक पिक्चर है, लूसी बड़ी अच्छी मूवी है लूसी। तो ऐसी पिक्चर आप जब देखते हैं तो आपका जो है ना माइंड खुलेगा। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है मेन स्ट्रीम कंपटीशन पे आए। आपका, अब देखो ये सच्चाई है, इस चीज को समझो, ये सच्चाई है कि एक आईआईटी का बंदा है, ठीक है, उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है, 2 साल उसने नौकरी करी, उसके बाद पता नहीं उसको क्या लगा, उसने वो जो पूरी हमारे जैसे या तुम्हारे फादर जैसे, मम्मी जैसे लोग जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, उसने कहा नहीं आईआईटी में हमें कुछ नहीं करना है, हम आईआईटी 4 साल हमने कर ली, अब हमें जो है देश की सेवा करनी है, ठीक है। अब उसने जो है 3-4 साल लगा दी। ऐसा तो ही ना कि हर आईआईटी क्रैक कर लेता है, हर आईआईटीएन क्रैक कर लेता है, ऐसा तो है नहीं, यूपीएससी है ये। कभी पता चला 3-4 साल नहीं निकला उससे, और फिर 3-4 साल बाद जाके वो जाता है फिर किसी मिडिल क्लास जगह पे काम कर लेता है, जितना डिजर्व करता था पहले अब उतना भी डिजर्व नहीं करता है, जीवन से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बेरोजगार अपने भारत में, या रोजगार जो पा रखे हैं आईआईटीएन बहुत सारे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो आईआईटीएंस होते हैं ना, इनका लेवल तो अच्छा होता है, इसमें नो डाउट, पढ़े लिखे होते हैं, दिमाग से तेज हैं, एकदम सच्चाई जो है वो है, दिमाग से तेज है, इनका शार्प माइंड है, इनके लिए सी सैट वी सैट कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। तो ये जीएस पे पूरी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि ये सी सैट निकाल लेंगे, इनको मालूम है। अब दूसरी चीज क्या है, इंजीनियरिंग इन्होंने अच्छे कॉलेज से पढ़ी है, बचपन से पढ़ लें तभी आईआईटी पहुंचे, ये भी बात निश्चित है ना? बचपन से इन द सेंस मतलब कि एटलीस्ट 9 से तो अच्छी पढ़ाई करी है तभी जाके आईआईटी क्रैक करा है। अब आपका कंपटीशन इनके साथ है, और ये लोग आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, अलग अलग जगह पे रह के आते हैं, और वहां पे जो क्राउड होता है, वहां पे जो बातें होती हैं वो बहुत स्टैंडर्ड बातें होती हैं, और दुनिया से बहुत अवगत होते हैं ये लोग, ठीक है ना? तो ये ना सोचना कि ये केवल टेक्नोलॉजी में रहते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा अलग अलग क्षेत्र में अपनी नॉलेज रखते हैं, और बहुत ही अच्छा वहां पे कंपटीशन भी होता है इनके स्कूल्स में और कॉलेजेस में, मतलब इनके कॉलेजेस में। अब आपका कंपटीशन उनके साथ है, तो एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो आप वहां पर आपको पहुंचा पाए, ठीक है। और उनमें से एक बहुत बड़ा कार्य है कि आप लोग टाइम अगर कभी कभार मिलता है और पढ़ाई से अगर बोर होते हो तो इधर उधर इंस्टाग्राम और ये करके किसी के पैसे फर्जी के ना बढ़वाओ। वो लोग लाखों में उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, वो लोग फ्री फोकट का पैसा कमा रहे हैं, राइट? और तुम लोग जो है
या तो तुम रोहित की तरह बना ही जाओ व्लॉगर ही, कि भाई उसका एम है अपना बढ़िया अपना, है ना। नहीं तो अपना टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट होगा इससे तुम्हारा। कुछ मूवी देख लो अच्छी, है ना। कुछ कुछ अच्छी मूवी देखोगे तो उनसे कुछ साइंस एंड टेक के ज्यादा देखो, तो क्या होगा, तुम्हारे साइंस फिक्शन जो होता है उससे कुछ नई नॉलेज सीखोगे। उसको इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कर लो क्या होता है इस पे, ये जो बात बोल रहे हैं ये होता क्या है, थोड़ा सा उसमें रिसर्च कर लो। तो देखो तुम उस धारा में आना चालू हो जाओगे। अपने आप को उस मेन स्ट्रीम में लेके आओ। समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? उस मेन स्ट्रीम में लेके आओ जहां पर आपका कंपटीशन है। जब उनके बराबर आ जाओगे तो फिर फाइट बराबर की होगी, तब कोई टेंशन ही नहीं है। अभी आपसे अगर कोई बात कर ले, 10D डायमेंशन क्या होता है, आप सोच ही नहीं पाओगे। 10D डायमेंशन सुना है? 10D डायमेंशन। व्हाट इज 4D डायमेंशन? 4D डायमेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है? मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना तुम लोग? और ये नॉर्मल चीज है, आजकल हर आदमी को पता होती है 4D डायमेंशन क्या है, ये सब क्या है। तो मेरा कहने का मतलब, जब उस स्टैंडर्ड पे जाके देखोगे, उस स्टैंडर्ड पे पहुंचोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा यार ये हमारे लिए लाइफ में क्या जरूरी है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एकेडमिक, मैं हर बार बोलता हूं, एकेडमिक बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अपनी जब तक आप पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि कुछ बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, और अच्छे लोगों में कुछ ऐसे लोगों को भी पढ़ो, हिटलर को पढ़ो, हिटलर को पढ़ो, कार्ल मार्क्स को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, अंबेडकर जी को पढ़ो, सबकी आइडियोलॉजी को समझो, इन्होंने क्या करा है, कैसे लाइफ में ये लोग सक्सेस इन्होंने पाई है। अंबानी को पढ़ो, धीरू भाई अंबानी, है ना। धीरू भाई अंबानी की सबसे मोटिवेशनल स्टोरी है, एक गांव के गरीब आदमी आज कहाँ, मतलब उन्होंने अपना एम्पायर उनका पहुंच गया है। तो ऐसे मोटिवेशनल लोगों की कहानी पढ़ो दुनिया में जिन्होंने कुछ हासिल करा है। उससे क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कुछ कुछ फिलॉसफी की बुक्स पढ़ो, फिलॉसफी की सेंस इन द सेंस लाइफ के बारे में, लाइफ लेसन्स जहां से मिले। आप अगर आप बुक देखते हैं, आप जो ऐसे देखते हैं निबंध, अगर निबंध को आप देखेंगे, और मेरे कहने पे एक बार देखिएगा निबंध को, निबंध कितना फिलोसफिकल नेचर का है, और आप फिलोसफी में जाने ही नहीं चाहते हैं। वहां निबंध देखा है कभी कैसा है? बस एक दिखा के मैं क्लास एंड करूंगा, सुनो। ये 250 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको 3 घंटे में, 2 ऐसे। ठीक है, 2 ऐसे लिखने होते हैं आपको यहाँ पे। और ए बी इसमें है, एक विषय आपको चुनने हैं, एक एक ए सेक्शन से, एक बी सेक्शन से, और 1000 से आपको 1200 शब्दों का ये लिखना है। ठीक है, लगभग लगभग, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। अब आप सेक्शन एक ऐसे पढ़िए। ठीक है, चिंतन एक तरह का खेल है, याद तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। ठीक है, ऐसे देखिए आप। दूसरा, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। और इसमें आपको 1200 शब्द लिखने हैं। हम बता रहे हैं 100 बोलेंगे, अभी 100 नहीं लिख पाओगे, 100 में अटक जाओगे, गाड़ी समझ ही नहीं आएगा, चालू कहां से करें। दूसरा, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंस्पायरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मार्जिनल इन द मंडेन। ये ऐसे है, दिस इज द ऐसे। अब ये कौन सी तुम किताब पढ़ लोगे, कौन सी किताब पढ़ लोगे जिसमें ये सब है? बताओ मुझे, किसी किताब से मिलेगा ज्ञान? नहीं मिलेगा ज्ञान। ठीक है, और ये 250 मार्क्स का आता है, 250 मार्क्स, और एक एक मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है, और एक आपका 125 मार्क्स का है, एक 125 मार्क्स का है। फिर देखिए खंड बी में इसमें से एक सेलेक्ट करना है। देखिए यहां पर, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। ये कुछ लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें सोसाइटी की बात है, कुछ कर लेंगे, है ना, कुछ लग रहा है कि यहां पर कुछ तो कर लेंगे, ऐसा लगता है। उसके बाद देखिए, गणित ज्ञान का संगीत है।
जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। ठीक। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। अब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन करना कोशिश जरा कि इसमें कुछ उखाड़ पा रहे हो कि नहीं। यहां पे देखना कुछ कुछ हिल रहा है, यहां पे कुछ दिमाग की बत्ती बत्ती जल रही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसीलिए मैं बोलता हूं पेपर देखो, इसीलिए मैं कहता हूं पेपर देखो। पेपर जो बार बार मैं बोलता हूं, सिलेबस देखो, पेपर देखो, इसीलिए बोलता हूं भैया कि देखो कहां पहुंचना है तुम्हें। तुम्हें इस स्तर का पहुंचना है, तुम्हें इस स्तर का पहुंचना है कि अगली बार जब 2025 में सितंबर में पेपर दे रहे हो, जो लोग देंगे अगले साल, तो तुम्हें ये सब लिखना आना चाहिए, तुम्हारा स्तर ये होना चाहिए। और वहां पर ये रटे रटाई नहीं आएंगे, वहां पर नई कहानी आएगी, वहां नई फिलॉसफी आएगी। तो आपको अगर वहां पर पहुंचना है तो ये केवल किताबी ज्ञान से हासिल, समझ में आ रहा है? तो अपने आसपास के जीवन में क्या हो रहा है, थोड़ी दार्शनिक चीजों के बारे में समझो, लोगों ने क्या क्या बातें कही हैं उसको पढ़ो, अच्छे लोगों को पढ़ो, तो तुम्हारे विचार बनेंगे। अभी तुम्हारे पास 1 साल है अपने विचार बनाने के लिए, तो एक 1-1.5 जो है ना, 1-1.5 घंटा ये सब नॉवेल वोवेल पढ़ा करो, एडिटोरियल पढ़ा करो। ये तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब अगर पढ़ोगे तो एडिटोरियल कहीं ना कहीं तुम्हारी भाषा में भी सुधार करेगा और तुम्हें कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके आएगा? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ना पढ़ो, एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ लिया करो काम के। तुम्हें ऐसे में सबसे ज्यादा हेल्प कोई करता है तो एडिटोरियल करता है। और कौन से न्यूज़पेपर का पढ़ना है? तो जनसत्ता का पढ़िए, जनसत्ता का स्टैंडर्ड अच्छा है। और कोई हिंदी में ऐसा न्यूज़पेपर आता नहीं, इंग्लिश में तो ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू 2 अच्छे आ जाते हैं, लाइव मिंट भी अच्छा है, लेकिन हिंदी में ऐसा बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली का एक संस्करण है दैनिक जागरण का, या तो दिल्ली के संस्करण जो दैनिक जागरण का है वो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा जनसत्ता का पढ़िए। और हर दिन पढ़िए, हर दिन पढ़िए, और हर दिन पढ़ के उसने कुछ ना कुछ उससे पॉइंट्स, और पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर बंद करके दिमाग में कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश करो कि वहां एडिटोरियल में क्या कहने की कोशिश कर रहा था वो 3-4 पॉइंट अपने दिमाग में बनाओ, फिर उसको कॉपी में लिखो। ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। जब भी पढ़ाई भी करते हैं तो आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। कई लोग नए हैं तो मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, आपने कुछ पढ़ा, किताब बंद कर दो और उसके बाद आंख बंद करके सोचो क्या क्या याद आ रहा है। क्या अगर तुमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद आ रहा है? उसमें कुछ लिख पाओगे तुम, तब जाके तुम्हारी पढ़ाई से। हम लोग नॉवेल किताब पढ़ने लगे हैं। हम लोग नहीं, ग्रेजुएशन में इतनी आदत खराब हो जाती है, हम लोग नॉवेल पढ़ा, हम लोग बड़े हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार वो पहले रटते थे हम लोग, है ना, किताब विताब रख के, मम्मी पूछती थी, वो सब कहानियां भूल चुके हैं हम लोग बड़े हो गए। द फैक्ट इज अभी भी आप छोटे हैं इस वाले खेल में, तो आपको वहां बड़ा बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा था आपसे, ठीक है? तो इसको थोड़ा देखिए। तो यहां पे हमने देखा क्या, यहां पे हमने देखा कि पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, ये पहले बना लेना डायग्राम और याद रख लेना। फिर इधर पॉजिटिव का 0 के साथ, न्यूट्रल के साथ क्या है, सहभोजिता, कमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। फिर दूसरा यहां पर एक को कोई मतलब नहीं, दूसरे को नुकसान, ठीक है, असहभोजिता। फिर एक को फायदा दूसरे को नुकसान, परभक्षण और परजीविता। ये सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। यहां पर लोग फंस जाते हैं इन सब में कि क्या किसको फायदा होता है, किसमें नुकसान होता है। अगर ये डायग्राम याद कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये डायग्राम तुम्हें किसी किताब नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का खोजा हुआ है, बनाया हुआ है, सोचा हुआ है कि चीजें आपके लिए कैसे आसान हो सकती हैं। बाद में आप याद करिएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद यही चीजें जो है, और किसी ने अगर केवल किताबों से पढ़ा होगा उनसे तुम पूछ लेना कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पक्का वहां पर जो है वो फंसेगा, पक्का फंसेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रखोगे तो फंसोगे नहीं। ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इसके उदाहरण लिखना, याद हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आज हमने एक इंट्रोडक्शन आपको बताया पर्यावरण के बारे में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जलवायु से। हमारा स्टार्ट जो होगा जलवायु परिवर्तन से होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जलवायु परिवर्तन हम लोग करेंगे स्टार्ट। ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन बता दिया है कि पर्यावरण क्या है, इकोलॉजी क्या है, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।